हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस वन लाइनर लेकर के आई हूँ और वीडियो ये आपकी लंबी होगी, लेकिन आपका संपूर्ण रिवीजन कक्षा 3, 4, 5 की जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, और अगर आपने इन बुकों को नहीं भी पढ़ा है फिर भी अगर आप एक बार ये वन लाइनर की वीडियो देख लेते हो तो आप जो 15 नंबर आपके एनसीईआरटी बुकों से पूछे जाते हैं उनमें से आप 15 में से पूरे 15 नंबर अवश्य लेकर आ सकते हो। तो वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखना, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कहाँ किया जाता है? असम। ठीक है, और इस पर आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी से आपके सीधे सीधे 15 नंबर पूछे जाते हैं। तो बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? असम में, क्योंकि यह बारिश ज़्यादा होती है और बारिश ज़्यादा होने से बांसों के खम्भों को, ठीक है, यानी बांसों को गाड़ लिया जाता है और उस पर रस्सी को बांध करके पुल का निर्माण किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? ये असम में। और बांस और रस्सी के पुल से बच्चे स्कूल जाते हैं असम में। ये ठीक है, यात्रा में आपका आता है चैप्टर। तो बांस और रस्सी के पुल का उपयोग असम में किया जाता है और बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रॉली, तो ट्रॉली से कहाँ के बच्चे प्रयोग करते हैं और स्कूल जाने के लिए? तो ये लद्दाख के बच्चे। फिर है आपका सीमेंट के पुल। तो सीमेंट के पुल आपको सामान्य क्षेत्र यानी समतल क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर बने हुए मिलते हैं। तो ये यहाँ के बच्चे जाते हैं। बल्लम, बल्लम ये लकड़ी की छोटी नाव होती है और केरल के बच्चे बल्लम से स्कूल जाते हैं, बल्लम के प्रयोग करते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इन सभी चीज़ों का करते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें बच्चों के ऊपर ही ये दिया गया है कि किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बल्लम यानी छोटी लकड़ी की नाव से केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ के बच्चे करते हैं? तो ये आपके राजस्थान के हैं। और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुकों में हमने पहले से पढ़ ली है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अवश्य देखें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी भी आपको मैदानी इलाकों में देखने को मिल जाती है, खास करके गाँवों में। रास्ते पथरीले और आसमान कहाँ होते हैं? ये पहाड़ों में होते हैं, यानी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब बात पक्षियों की करते हैं, तो ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। कैसी होती हैं? सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, यानी क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ होती है तो वो एक साथ दो चीज़ों को देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आपने देखा भी होगा कि पक्षी जब भी इधर उधर देखते हैं तो अपनी गर्दन को घुमाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। आगे बढ़ेंगे हम। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, यानी जब एक ही चीज़ को देखते हैं तो उनकी दूरी का एहसास होता है। ठीक है, और वो जब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनको देखने का दायरा क्या है? वो बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा भी गया है। अभी 2024 में भी आपका प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था। ज़्यादातर ये लाइन आपकी अवश्य पूछी जाती है, यानी चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे कितने गुना ज़्यादा देख पाते हैं, और वहाँ हम क्या है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको दिया गया होता है 6 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना। ठीक है, तो ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुन सकते हैं, यानी सुनते हैं। जैसे कि हम लोगों के कान होते हैं, कुछ जानवरों के कान होते हैं, इस तरीके से पक्षियों के कान नहीं होते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, यानी इनके छोटे छोटे छेद होते हैं और ये उन्हीं से सुनते हैं। हमारी तुम्हारी तरह इनके कान नहीं होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। यानी आपने देखा होगा कि जो भी मतलब जानवर होते हैं तो किसी पर लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, किसी पर गोले होते हैं।
तो ये उनके बालों के रंग से होते हैं, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं उनके शरीर पर, तो उनके जो बालों का कलर मतलब कहीं रंगों का होता है, काला, पीला, सफ़ेद, यानी 2-3 कलर के बाल उनके होते हैं और उन्हीं से इनके ऊपर ये पैटर्न यानी धारियाँ बनती हैं। और यहाँ से भी ये प्रश्न आपका ये 2016 में भी पूछा गया है और उसके बाद भी आपका कई बार पूछा गया है। कान वाले जानवर शरीर पर बाल यानी जन्म देते हैं, यानी जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और कान होते हैं तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर बिना कान यानी छेद वाले जानवर अंडे देते हैं, यानी जिनके कान नहीं होते हैं और बाल भी नहीं होते हैं तो वो जानवर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। और देखो प्रश्न आपका यहाँ से कई बार पूछा गया है, हाथियों से प्रश्न आपका ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है, यानी ज़्यादातर हर साल ही पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ी मादा हाथी जो झुंड की मुखिया बन जाती है और झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वे 14 या 15 साल की उम्र में ही झुंड छोड़ देते हैं, यानी 14-15 साल तक ही जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी बच्चे होते हैं। अब देखो एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलो पत्तियां खाता है, तो ये 100 किलो। और कारण अवकथन में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपके 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपके 1 या 2 गलत दे दिए जाते हैं कि इनमें से निम्न में से एक गलत है या निम्न में से एक सही है। तो वहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक एक लाइन आपको अवश्य पता होना चाहिए कि झुंड की जो मुखिया होती है वो कौन होती है। तो ये मादा हाथी होती है, वो सबसे बुजुर्ग होती है। और झुंड में जो भी नर हाथी होते हैं तो वो 14-15 साल तक ही रहते हैं, इसके बाद वो नहीं रहते हैं। एक वयस्क हाथी सिर्फ 100 किलो तक ही पत्तियाँ और टहनियाँ एक दिन में खाता है। इसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 200-300, और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये ज़्यादा देर तक नहीं सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ में खेलना भी इनको पसंद है। और इनका वेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यानी वेट कितना होता है, तो वेट इनका 200 केजी होता है। और पत्ती और झाड़ियाँ कितनी खाते हैं, तो पत्ती और झाड़ियाँ ये आपके 100 केजी खाते हैं। खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, ये फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखो आप कोई भी चीज़ें हैं डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो, यहाँ सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए इतनी ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होगी। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अब देखो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ये इतनी बेहतर क्लास आपके लिए नहीं होगी, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मान के चलिए एक दिन में ही ईवीएस के लिए बता दूं, ईवीएस के लिए आप एक दिन में ही एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स आप अवश्य पढ़िएगा। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, आपके पास बुक्स नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की ही बुक पढ़नी है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, एक बार आप उनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। और उनको एक बार आप पढ़ने के बाद और ये वन लाइनर पढ़ते हो तो मान के चलिए आपके पूरे के पूरे नंबर 15 में से 15 नंबर जो भी आपके एनसीईआरटी बुकों से पूछे जाते हैं अवश्य आएंगे। ठीक है, तो खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, ये फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। और ये आपका पूछ भी लिया जाता है। और ये यहाँ आपकी ये माह है, आपको सितंबर दे दिया जाता है। ठीक है, कभी जनवरी दे दिया जाता है, इस तरीके से बदल दिए जाते हैं। तो ये आपको करेक्ट याद रखनी है, कब है आपकी, अक्टूबर से दिसंबर। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ। मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है।
गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल में पहुंचती है। अब मलयालम देखो, जहाँ ये भाषा बोली जाती है तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। मलयालम, मलयालम ये केरल की है, बोली है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमएच यानी महाराष्ट्र। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेन का टिकट है। ठीक है, तो इस पर क्या क्या अंकित होता है, इस सब के बारे में आपका प्रश्न भी बनता है। तो यहाँ से हम आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रेन पर क्या क्या अंकित होता है और किस किस की हमें जानकारी मिलती है, तो कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपका इसमें मतलब कितने बजे से कितने बजे तक जाएगी, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेन टिकट से मिलती हैं। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर, ठीक है, बाहर नहीं है, बाहर है ये, 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। तो ट्रेन टिकट पर आपको क्या क्या मिलेगा? ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया यानी टिकट की लागत और दूरी, ये सारी चीज़ें आपको टिकट से मिलती हैं। अब आपके प्रश्न भी हैं, जैसे मान के चलिए ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है, तो ये क्या दिखाता है? यात्री की संख्या का रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो राइट आंसर आपका क्या है? सी यानी व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी A, B, C और D, यानी ये सभी आपके बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका E नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा भी जाता है कि यानी इत्र बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका? तो ये आपका कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ये एक पेंटिंग है जिसे आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखो आपके यानी फूल पत्ती बने हुए हैं, मनुष्य भी बने हुए हैं, ठीक है, पक्षी भी दिखाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इस पेंटिंग का नाम है आपका मधुबनी। क्या नाम है इसका? मधुबनी। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। ये लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों आदि कहीं अन्य जानवरों को दिखाया गया है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गीजूबाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है, यानी ये एक चिड़िया का नाम है जिसे कलचिड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? भारतीय रॉबिन, यानी इसे कलचिड़ी भी कहते हैं। तो ये अपने अंडे कहाँ देती है? ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच से अपने अंडे देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, यानी कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं, बाकी समय में वो सिर्फ वृक्षों पर ही रहते हैं, घोंसले में नहीं रहते हैं। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नल्लमदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था।
बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं। डेजर्ट ओक यानी राजस्थानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखो, खेजाड़ी और राजस्थानी ओक इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो खेजाड़ी आपका राजस्थान में पाया जाता है और ये राजस्थानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है और ये जो रेगिस्तानी जो ओक होता है, ठीक है, इसके तने में जो पानी जमा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि इसके उसमें तने में पाइप डाल करके उस पानी का उपयोग करते हैं पीने के लिए, यानी जब भी पानी नहीं मिलता है। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना यानी इत्र उत्पादन आदि। ये सारी चीजें आपको पोचमपल्ली में, यानी ये यहाँ के क्या है, पारंपरिक चीजें हैं जो बनाई जाती हैं। ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है और ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। आपको कोई दूसरी मुद्रा दी गई होगी लेकिन आपको याद रखना है ये कौन सी है, आपकी दिरहम है। चित्तप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई, यानी चित्तप्पन किसे कहते हैं, तो ये पिता के छोटे भाई को कहते हैं मलयालम में। कुंजम्मा ये पिता के छोटे भाई की पत्नी होती है। केरल में कहीं फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। यानी गरम मसाला बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और देखो, ये पूरी ईवीएस का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो वीडियो लंबी है तो आप इसे मैराथन की तरह देख करके पढ़िएगा, ठीक है। पूर्ण रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखोगे तो आप के लिए एक बेहतर भूमिका निभाएगी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नड़ी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है। आमा ले और आबा ले, ये आपको याद रखना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। यानी हमारे जो पशु पक्षी होते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी गंध से ही पहचानते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। यानी जो जानवर दिन में जागते हैं वो यानी जितने रंग हम देख पाते हैं, मनुष्य देख पाता है, उतने रंगों को नहीं देख पाता, लेकिन कुछ रंग वो देख पाते हैं। लेकिन जो रात्रिचर होते हैं, जो सिर्फ रात में जागते हैं, तो वो हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, बाकी रंगों को वो नहीं देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं।
जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। यानी वो अपने साथियों को बता देते हैं कि जो हमारा दुश्मन है तो वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ज़मीन पर चल करके आ रहा है या फिर उड़ करके आ रहा है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसा कि आप ये देखो, सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति को लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, यानी उसी पेड़ के पत्तों को ये खाते रहते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी ये उसी पेड़ पर सोते रहते हैं और वही अपने क्या करते हैं कि उन्हीं पेड़ के पत्तों को खाते रहते हैं। ये पेड़ से नीचे भी नहीं उतरते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। अब देखो, अगर आपको इस वीडियो की भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ आपको मिल जाएगी और आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, यानी अपना अपना एक क्षेत्र बांट लेते हैं। ये मल मूत्र से अपना क्षेत्र बांट लेते हैं और उसकी गंध से इनको ये पता चल जाता है कि यहाँ कोई दूसरा भी जानवर आया था। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झटको पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में, करहाना में, गर्जना में अलग अलग आवाज, यानी गुस्से में उसकी आवाज अलग होती है, करहाने की अलग होती है, ठीक है, और गर्जना की अलग होती है, और बाघ इनको बुलाना हो तो अलग आवाज। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को भांप लेता है, यानी इतना अंतर कर पाता है कि जो पत्ते हिले हैं, ठीक है, वो किसी शिकार की वजह से मतलब हिल रहे हैं, आवाज हो रही है, या फिर किसी हवा की वजह से, ठीक है, यानी शिकार और हवा दोनों में के अंतर को वो पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वो क्या है, खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। और ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उत्तराखंड में कौन सा आपका ठीक है नेशनल पार्क है, राजस्थान में कौन सा है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। इन जानवरों में कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और ये हैं नाग, करेत, तुवैया, अफाई। और प्रश्न आपका यहाँ से बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, कि इनके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से हैं और कितने तरीके के पाए जाते हैं ये जहरीले, तो ये 4 तरह के। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका नाक, अफाई, दबोइया, करैत, इन चारों की आपकी ये पिक्चर दी गई है, यानी फोटो है। अब बात करते हैं सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, इसमें 2 खोखले जहर वाले दांत, ठीक है, ये आपको बदल के दे दिए जाते हैं 2, 4, 3 और वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है, असमंजस में पड़ जाते हैं। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है और ये दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस यानी एसिड अम्ल की तरह होता है। कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय, यानी आप इनको किस तरीके से बचा के रख सकते हो। अब देखो, दूध को हम क्या करते हैं, दूध को हम उबालते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख सकते हैं। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचा करके, यानी इन्हें आप नमी से बचा करके रख सकते हो। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या है, सड़ जाएगा। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यानी ये जो हमारे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी छोटे जीव जंतु होते हैं उनका शिकार करते हैं और इन्हें शिकारी पौधे भी कहा जाता है। इनमें नीफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और ये तीनों आपको अवश्य याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। घड़े की खास खुशबू निकलती है, यानी घड़े से एक तरह की खुशबू निकलती रहती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले जाते हैं, यानी इस खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते। ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं, यानी बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, निपेंथिस, यानी ठीक है, ये देखो इसके ऊपर ये क्या है, ये ढक्कन है पत्ती का और ये कीड़ों को आकर्षित करके, यानी इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं, यानी कुछ पौधे ही हैं जो अपने बीजों को छिटक देते हैं और ये दूर दूर तक बिखर जाते हैं और फिर इनसे नए पौधे बनते हैं। पिटचर प्लांट यानी नेफेंथिस भारत में नहीं पाया जाता है। देखो, प्रश्न आपके ज़्यादातर अब इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ें निकालता है। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका रहता है। अब देखो, इसका मुंह छोटे छोटे कांटों से नहीं ढका होता है, बल्कि एक पत्ती नुमा एक ढक्कन होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और कीड़ों को आकर्षित उच्च तारत्व नहीं करता है, बल्कि एक प्रकार की गंध होती है। मेंढक और कीड़ों को चतुराई से नहीं फंसाता है, बल्कि इसकी गंध के कारण ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और भारत में नहीं पाया जाता है। ये भारत में पाया जाता है मेघालय में। अब देखो, इसमें आपका फिर तो सभी कट गए। तो मेंढकों, कीड़ों और चूहों को अब चतुराई से ही मान लीजिएगा, क्योंकि ये चतुराई से ही फंसाएगा। ठीक है, तो चतुराई से फंसाना, ये इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो सही बात है, चतुराई ही है, क्योंकि इसके अंदर एक खास प्रकार की गंध निकलती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, यानी मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है। यानी आपको एक एक लाइन अवश्य पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं वेलक्रो की। ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बी चिपके हैं।
इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है न मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब ये सारे देश भारत में उगाई जाती है। यानी प्रश्न आपका बनेगा कि मिर्ची कहाँ से आई, तो ये पुर्तगाल से। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी मटर यूरोप से, चाय असम से, सोयाबीन चीन से, बीन अमेरिका से, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये सब भारत में ही उगाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत में ये सारी चीज़ें उगाई जाने वाली हैं। अब चैप्टर है आपका बूंद बूंद दरिया। ठीक है, पानी वाला। तो बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर का अर्थ होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अल बिरूनी एक यात्री भारत आए। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत आए थे। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। ये सब क्या है? पानी के स्रोत हैं। कुएं सूखने की कुछ वजह। कहीं जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, यानी कच्ची जमीन अब देखने को नहीं मिलती है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। मृत सागर में हम तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों के आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीजें हमें कुदरत ने दी हैं उससे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ग्रुप लीडर के गुण। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना
जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। ये ग्रुप लीडर के कुछ तथ्य होते हैं। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर यानी मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। तो आपका मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया आपका मादा मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका यहाँ से बनता भी है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसीलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कहीं माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेट की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। मक्खियां पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादा फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, रोनाल्ड रॉस। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि ये खराब हवा की बीमारी है। ठीक है, तो अब लीडर के गुण यानी पर्वतारोहण के संदर्भ में ये प्रश्न है आपका। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना यानी ग्रुप लीडर के क्या क्या गुण होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पता होना चाहिए। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। अब देखो, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि 2 वीडियो में ही आपको पूरी ईवीएस कराने की कोशिश की है मैंने। वैसे तो एनसीईआरटी क्लासें भी आपको दी जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आप जाके अवश्य देखें। 1 बाय 1 सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और पीडीएफ से आपका जल्दी से रिवीजन हो जाता है वीडियो की अपेक्षा। देखो, वीडियो में मैं आपको समझा के पढ़ाती हूँ, लेकिन आप अपना फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से करें, और इसके लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और आप ये वन लाइनर की जितनी भी आपको क्लासें दी जा रही हैं आप इन्हें अवश्य देखें। और एक बार, सिर्फ एक बार ही इस टाइम आपको, यानी आप पहले आपने भले ही पढ़ ली है एनसीईआरटी बुकें, लेकिन एक बार आपको एनसीईआरटी बुकों का रिवीजन भी अवश्य करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुकों से ही आपके सीधे सीधे 5 नंबर आते हैं, 15 नंबर बनते हैं। और इन्हीं 15 नंबरों की ये तैयारी आपको फिर से कराई जा रही है। तो मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। यानी विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ हम क्या करते हैं, गरम गरम चॉकलेट वाला दूध भी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ठंड से बचाव के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लेक, फिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। यानी पर्वतारोहण में जो हम सामान ले जाते हैं तो उनमें ये सामान की एक लिस्ट है। ठीक है, तो यानी क्या क्या हमारे सामान में होता है, और ये सारी चीज़ें हम बुकों में पढ़ चुके हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। और आपको देखो, रिवीजन तो बहुत ही करना है, चाहे आपका ठीक है बुकों का हो चाहे प्रैक्टिस सेटों का हो। ठीक है, रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपकी किताबों से, जो भी आपकी नोट्स हैं, किताबें हैं, और फिर आपको वहाँ नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन अवश्य होना चाहिए। सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। और प्रैक्टिस भी ये नहीं है कि एक ही प्रैक्टिस सेट को आपको एक बार लगाना है, उसका भी आपको रिवीजन अवश्य करना है। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बचेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम
रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है और गोलकोंडा से आपका प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। इस किले की बाहरी दीवारें में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। और कांसा किन किन दो धातुओं से मिलकर के बनता है, प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी और अभी आपने करंट की न्यूज़ सुनी होगी कि यानी वो दूसरी बार भी ये फिर से जा रही है। अब सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यानी अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं तो हम एक जगह नहीं बैठ सकते जिस तरीके से हम पृथ्वी पर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी से बंधे हुए रहते हैं। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह उधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। यानी क्या है, अंतरिक्ष में हम सब उड़ते रहते हैं। ज़्यादा मज़ा तब आता था। ठीक है, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल न पाना, हम हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो पहले तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन बहुत ही मुश्किल भी। अब देखो, कुछ चीज़ें मज़ेदार भी होती हैं लेकिन कुछ मुश्किल भी होती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये दीवार से बंधा हुआ है, ये पेपर है, ठीक है, कागज़, और ये सुनीता विलियम्स हैं आपके। तारे क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा, जिसे उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये तो लाइनें कागज पर ही होती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, यानी सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ मुंबई में है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है और ये राज्य आपके पूछ भी लिए जाते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, यानी लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत है, स्वागत है। लद्दाख में बने घरों की खासियत, ये 2 मंजिला वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी लद्दाख में बने घरों की खासियत, ये 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं।
दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे यानी भूतल पर भी चले जाते हैं। यह भूतल पर खिड़कियां नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं, तब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। यानी गर्मी के मौसम में लद्दाख के लोग क्या करते हैं कि जो भी फल और सब्जियां होती हैं उनको सुखा करके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि तब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कहीं जगहों पर सड़कें ही नहीं है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है और ये भी आपका लद्दाख में है। पर्वतीय इलाके में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऐसा क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न ही कोई मैकेनिक। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरी और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह श्रम मिलता है जिसे उनकी आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। यानी ये सारी चीजें उन्हें बकरियों से ही मिलती है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। यानी पश्मीना शॉल के बारे में आपने पढ़ेंगे अभी आगे हम। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। यानी जितनी ज़्यादा सर्दी में ये बकरियां चरती हैं तो इनके बाल उतने ही ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं और अधिक भी आते हैं। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ये उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबू कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यह हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। रेबों के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी पर और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लकड़ियां जानवरों को गिनती हैं, लड़कियां और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, और ये सभी पहले हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर। इसलिए पश्मीना शॉलों को
मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली कुर्ती बुननी हो तो कितने घंटे लगेंगे। यानी एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। और गर्मी कितनी देती है ये 6 स्वेटरों के बराबर देती है। और किस बकरी पर पाई जाती है? यानी ये बकरी आपकी लद्दाख में पाई जाती है। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब आपके घरों की बात करते हैं। तो ये श्रीनगर के घर हैं आपके। श्रीनगर में बाहर से आए कहीं टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अब बात करते हैं हाउस बोट की। हाउस बोट और कहीं बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ये आप देख पा रहे होंगे। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया लगता है। ये आप देखेंगे। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों की खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं, कसकर पकड़ लें ताकि वो फिसले नहीं। कंपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। यानी 26 जनवरी 2001 को और ये जो गुजरात में आपका अहमदाबाद में ठीक है जो भूकंप आया था इसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। और 26 जनवरी का दिन था। छोटे छोटे बच्चे जो प्रभात फेरियों में लगे हुए थे, स्कूलों में थे, ठीक है, वहीं दब के मर गए थे। बहुत ही भीषण और दर्दनाक ये घटना थी। हार्ट बिलो कोल्ड ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है क्योंकि ये हमारे तापमान पर निर्भर करती है। अगर बाहर का तापमान अधिक ठंडा है तो हमारी हवा गर्म होगी और जब बाहर का तापमान गर्म होता है तो ये ठंडी हो जाती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये शिक्षक संकेत जैसे आप बच्चों से करवा सकते हो। स्कूल के सफाई विभाग से बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना। यानी ये आपके देखो कुछ पर्यावरण की पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है कि आपको क्या क्या करना है। तो जैसे स्कूल की सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना ताकि बच्चे कुछ तरीकों, मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें ताकि लोगों को वह काम न करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे।
शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन केडी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के साक्षात्कार रूपांतरित हैं। और ये देखो कुछ गांधी जी के बारे में बताया गया है। नारायण यानी बाबला जिन्हें कहते थे, तो जब वे 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग तरह के काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को भी साफ करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम, ये काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर के भी भाग जाते थे। यानी पहले क्या था कि सफाई का काम था, वो सिर्फ एक वर्ग के लिए निश्चित था, ठीक है। लेकिन गांधी आश्रम में ये सारी चीज़ें नहीं थी। यहाँ से हमारा ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। अब देखो प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं बीजों से। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियों को बीजों को कीड़ों से बचाती है, यानी नीम की पत्तियों के लेप लगा करके और बीजों को रखा जाता था। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उड़िया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उड़िया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोद कर नरम करते हैं और केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कुंदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। कुड़कू भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि का एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। अब देखो जंगल अधिकार कानून की बात करें तो जंगल अधिकार कानून है क्या? तो जंगल अधिकार कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। अब बात करते हैं झूम खेती की। झूम खेती से भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वह कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ये मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चेरा नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, ये विरासत में हमें नहीं मिला है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया जा सकता है। गैंग्रोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मॉडल मटके बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने होते हैं। यानी इन्होंने आनुवंशिकी पर नियम दिया था कि मतलब हमें कितना हिस्सा आनुवंशिकी से प्राप्त होता है
और कितना हमें पर्यावरण से। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दालचीनी मिलाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उगाते हैं। अब ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर उकेरा जाता है, यानी लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई। उन्हें दिखना बंद हो गया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अब देखो ईवीएस की थीम से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ईवीएस की थीम ये इसकी यानी 6 मुख्य थीम है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तो इसकी 6 मुख्य थीमें क्या क्या हैं? परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी करके सीखते हैं। अब इसकी ईवीएस की उप थीमें हैं और यहाँ से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, तो आपको थीम और उप थीम अवश्य पता होनी चाहिए। परिवार और दोस्त, संबंध, काम और खेलों, जानवर, पौधे, भोजन। भोजन में आपका आ जाता है चखना, पचना, पाचन, पाककला, परिरक्षण और तकनीकें, किसान और भूख, पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी। अब देखो कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूह में चर्चा करता है। एनसीएफ की अनुशंसा की गई है, यानी एनसीएफ 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी आप पर्यावरण की जो भी शिक्षा है, जो भी आप बच्चों को देंगे, तो उसके जो भी उनका जीवन है, ठीक है, तो उसके साथ बच्चों के जीवन के साथ जुड़ करके आप पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। ये स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा, यानी स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। ये किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है। जब भी आप बच्चों को उसके बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे, इस आधार पर विकसित पाठ्यपुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती हैं। यानी आप बच्चे को रट्टा नहीं सिखाना है, ठीक है। ये पेडागोजी है और पेडागोजी पर आपको ईवीएस की सारी क्लासें मिल चुकी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दैनिक समय सारणी में, ठीक है, लचीलापन भी आवश्यक है, कम बोझ होना चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें हमें किताबों में रखनी है। और एनसीईआरटी आपको ईवीएस के टैग वर्ड्स भी दिए जा चुके हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें, ठीक है। ईवीएस में अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिले, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला है, आपको एनसीईआरटी बुक से एक बार अवश्य पढ़नी है और साथ ही साथ वनलाइनर पर जो भी आपको मतलब वीडियो दी गई हैं उन्हें आप अवश्य देखें। आप अपने वनलाइनर से आप उनका रिवाइज करें अवश्य। और
इसके साथ साथ आप जो भी टैग वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स अवश्य सीखें, पेडागोजी पर पकड़ बनाएं और पेडागोजी के प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो इस सबसे क्या होगा कि आपके ईवीएस में पूरे 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे। और आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है इस पर भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें, आपको बहुत ही हिंट मिलेगी अच्छी सी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।